Hello everyone, class 12th CBSE and RBSE. डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट चैप्टर पोएम हरिवंश राय बच्चन की कंप्लीट हो गई। इसके दो पार्ट थे, एक आत्म परिचय, एक गीत और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये दोनों का भावार्थ, काव्य सौंदर्य, ये सब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दोनों ही विपरीत से लगते इस कथनों का क्या आशय है। देखिए बेटा, जग जीवन का भार लेने से कवि का अभिप्राय यह है कि कवि जो है वो सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, सांसारिक जिम्मेवारियों का, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा है। आम व्यक्ति से वह अलग नहीं है। जैसे आम व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे ही कवि भी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर रहा है तथा सुख दुख में लाभ हानि आदि को झेलते हुए वे अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है। जैसा कि एक आम व्यक्ति का जीवन होता है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी आशा है, कभी निराशा है। और दूसरी तरफ कवि कहता है कि वह कभी न संसार की तरफ ध्यान नहीं देता। एक और तो कवि ने ये कहा कि मैं जग जीवन का भार लिए घूमता हूँ, ठीक है। और दूसरी ओर कवि ने ये कहा कि वह कभी संसार की तरफ ध्यान नहीं करता। तो यहाँ बेटा कवि जो है वो सांसारिक दायित्वों की अनदेखी की बात नहीं करता। जब संसार को निरर्थक बातों पर ध्यान न देकर, संसार की जो निरर्थक बातें हैं उन्हें ध्यान न देकर कवि सिर्फ प्रेम पर ही केंद्रित है, ठीक है। आम व्यक्ति सामाजिक बाधाओं से डरकर कुछ नहीं कर पाता कि समाज में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता, और कवि सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता। अतः दोनों पंक्तियों के अपने निहितार्थ हैं, एक दूसरे के विरोधी न होकर, बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। एक और जग जीवन का भार लिए घूमना और दूसरा मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। बेटा मैंने आपको समझाया था, दाना जहाँ पर नादान रहते हैं जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। अब देखिए नादान का अर्थ क्या है, मूर्ख, और दाना बुद्धिमान समझदार। तो कवि ने क्या कहा, कवि कह रहा है कि व्यक्ति जो है वो सांसारिक माया जाल में उलझा रहता है। मनुष्य इस माया जाल को निरर्थक मानते हुए भी इसी के चक्कर में फंसा हुआ है कि हम सांसारिक मनुष्य इस सांसारिक मोह माया के जाल में बंधे हुए हैं, ये सब जानते हुए भी कि ये सब निरर्थक है, कुछ भी हमारा अपना नहीं है, उसके बावजूद भी हम इसी सांसारिक मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। यह भी हम जानते हैं कि यह संसार असत्य है। मनुष्य इसे सत्य मानने की नादानी कर बैठता है और मोक्ष के लक्ष्यों को भूलकर संग्रह वृत्ति में पड़ जाता है। इस संसार में सुख वैभव के साधनों को, भोग विलास को एकत्रित करने में लगा रहता है। इसके विपरीत इस समाज में
दाना रहते हैं, दाना मतलब कुछ बुद्धिमान लोग भी रहते हैं जो मोक्ष के लक्ष्य को नहीं भूलते, अर्थात संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। कहने का तात्पर्य, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, अर्थात जहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वहीं नादान भी होते हैं। अब कई बार MCQ क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, पंक्ति में दाना शब्द का क्या अर्थ है, पंक्ति में नादान शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। देखिए यहाँ पर और शब्द बार बार आया है, जैसा कि यहाँ कौन सा अलंकार माना जाएगा, यमक अलंकार। जहाँ शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है बेटा, यमक अलंकार। और जब वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ और शब्द बार बार आया है, लेकिन हर बार ये तीनों और का अर्थ क्या है, अलग अलग है। जैसे कि यमक अलंकार में शब्द एक ही रहता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बोला 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। ठीक है, 3 बेर खाती थी अर्थात 3 बार खाना खाने वाली। अब कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि सिर्फ 3 बेरों पर ही उसे गुजारा करना पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, यहाँ बेटा यमक अलंकार है और तीनों ही औरों का अर्थ यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ और शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, अतः कौन सा अलंकार बता दिया मैंने यहाँ पे आपको, यमक अलंकार। पहले और में कवि स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है, मैं और। ठीक है, अब स्वयं को आम व्यक्ति से अलग बताता है। वह आम आदमी की तरह भौतिक चीज़ों को संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ता। ठीक है, और दूसरे ओर में और जग और के प्रयोग में संसार की विशिष्टता को बताता है, और तीसरे ओर संसार में आम व्यक्ति की सांसारिक सुख सुविधाओं को अंतिम लक्ष्य मानता है। यह प्रवृत्ति कवि की विचारधारा से अलग है। अब तीसरा और कहाँ का नाता। ठीक है, तीसरे और का प्रयोग संसार और कवि में किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं दर्शाता। कवि कहता है मेरा और संसार के लोगों का कोई संबंध नहीं है। देखिए तीनों और का अलग अलग अर्थ है, और यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। मैं और जग और कहाँ का नाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। जैसा कि कवि ने कहा, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब ये क्वेश्चन बेटा 2-3 तरीके से आ सकता है। शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस कथन से कवि का क्या आशय है, या आत्म परिचय में कवि के कथन में शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। अब देखिए कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया, विरोधाभास। इसमें देखिए 4-5 बातें काव्य सौंदर्य में कॉमन सी हैं। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास, यमक, विरोधाभास, प्रश्नवाचक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कवि देखिए क्या कह रहा है, कवि ने यहाँ पे विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। कवि की वाणी यद्यपि शीतल है, परंतु कवि के मन में, देखिए वाणी उसकी मधुर है, शीतल है, लेकिन उसके बावजूद भी कवि के मन में विद्रोह, असंतोष के भाव प्रबल हैं। वह समाज की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। वह प्रेम रहित संसार को अस्वीकार करता है कि जिस संसार में प्रेम नहीं हो। और कवि के हृदय में क्या है, प्रेम। कवि ने कहा ना, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ,
ठीक है। मैं जग जीवन का भार लिए, कवि ने स्टार्टिंग की पंक्ति में बोला ना, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि को ये संसार, प्रेम रहित संसार अस्वीकार है, अर्थात कवि इस संसार को स्वीकार नहीं करता। कवि को ये संसार अपूर्ण लगता है। अतः अपनी वाणी के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी अपनी वाणी के माध्यम से अपनी असंतुष्टि को व्यक्त करते हैं। वे अपने कवित्व धर्म को ईमानदारी से निभाते हुए लोगों को जागृत कर रहे हैं। जो लोगों को ये जागृत कर रहे हैं, ये प्रेरणा दे रहे हैं कि प्रेम ही जीवन का आधार है, अर्थात व्यक्ति के हृदय में प्रेम होना चाहिए। हर किसी के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भावनाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए कवि को ये संसार नहीं भाता। तभी कवि ने कहा कि मैं संसार की जिम्मेदारियों का दायित्व निभाते हुए भी, संसार की जिम्मेदारियों का भार मेरे ऊपर है, उसके बावजूद भी मैं हृदय में प्रेम रखता हूँ, अर्थात शीतल वाणी में आग होने का यही अभिप्राय है। नेक्स्ट देखिए, ये मैंने आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता है पोयम पढ़ाई थी, तभी क्वेश्चंस आपको मैंने समझा दिए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। देखिए, पक्षियों के बच्चे दिन भर भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं। इनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं। शाम होते ही कि छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श व उनकी गोद में बैठना, उनका प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए वो अपने नीड़ों से झांक रहे होते हैं। बच्चे किस बात की आशा में कि हमारे माता पिता सुबह से जो गए हुए हैं वो शाम होते होते हम आएंगे और हमें प्रेम करेंगे और हमारे लिए कुछ दाना चुग्गा लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये आवृत्ति जल्दी जल्दी ढलता है। इस पंक्ति, देखिए कवि क्या कह रहा है कि इस आवृत्ति से यह प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए मनुष्य को समय बीतने का पता ही नहीं चलता। जब हमारा कोई लक्ष्य होता है बेटा, और उस लक्ष्य को पाने के लिए जब हम अथक प्रयास करते हैं तो हमें समय का भी नहीं पता चलता। पथिक, रास्ते में चलने वाला पथिक अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय के निरंतर चलायमान प्रवृत्ति को भी बताती है कि जो समय है वो निरंतर चलता रहता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हमें समय रहते ही समय को समायोजित करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय रहते ही हमें अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हो गए ये क्वेश्चन। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए। आत्मपरिचय कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने व्यक्तित्व के किन किन पक्षों को उभारा है। देखिए, इस कविता में हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के किन किन पक्षों के बारे में बताया। देखिए, कवि अपने जीवन में मिली आशाओं निराशाओं से संतुष्ट है, मतलब वो निराश नहीं हो रहा, ठीक है, संतुष्ट है। जीवन में आशाएं मिली, निराशाएं मिली, लेकिन फिर भी संतुष्ट है। कवि अपनी धुन में मस्त रहने वाला व्यक्ति है, ये बताया गया। कवि संसार को मिथ्या समझते हुए हानि, लाभ, यश, अपयश, सुख दुख में समान समझता है। कवि संतोषी प्रवृत्ति का है। वह वाणी के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करता है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन बनता है आत्मपरिचय कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ये पोएम स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझा दिया था कि आत्मपरिचय कविता के कवि का मानना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का जो नाता होता है वो खट्टा मीठा होता है।
संसार से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया अपने व्यंग बाणों के तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर हम दुनिया से कटकर अलग होकर नहीं रह सकते। इस दुनिया में हमारा खट्टा मीठा नाता है। हम कितना भी, किसी से हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, किसी से हमारे संबंध बहुत खराब होते हैं, कि किसी से हम चाहते हैं कि हर समय वो व्यक्ति हमारे पास रहे, हम उससे बातें करते रहें, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें हमें देखना भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सब क्या है कि समाज में खट्टा मीठा नाता हर किसी से रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस संसार से निरपेक्ष होकर नहीं रह सकते। दुनिया से कटकर मनुष्य नहीं रह सकता। अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। वह अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सार एक पंक्ति में कह देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। कवि ने एक लाइन के अंदर अंदर सब कुछ कह दिया कि इस दुनिया से मेरा संबंध जो है वो प्रति कलह का है, मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि कवि इस कविता के माध्यम से किन भावों को व्यक्त कर रहा है। और ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि को ये संसार अपूर्ण क्यों लगता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कवि को ये संसार अपूर्ण क्यों लगता है। कवि भावनाओं को प्रमुखता देता है, वह सांसारिक बंधनों को नहीं मानता। कवि वर्तमान संसार को उसकी शुष्कता एवं उन्हें मिटा देता है। वह प्रेम को नीरसता के कारण नापसंद करता है। वह बार बार अपनी कल्पना का संसार बनाता है और बिगाड़ता है। कवि को ये संसार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है, पर वह उन्हें मिटा देता है और अपने प्रेम को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहता है। ठीक है, अब देखिए आगे एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि कवि ने स्नेह को सुरा क्यों कहा है। संसार के प्रति उसके नकारात्मक दृष्टिकोण का क्या कारण है। देखिए, कवि ने स्नेह को सुरा इसलिए कहा है क्योंकि वह प्रेम की, स्नेह मतलब प्रेम, सुरा मतलब मादकता, प्रेम की मादकता में डूब जाता है। इस मादकता के कारण उसे सांसारिक कष्टों की भी परवाह नहीं रहती। जिस तरह व्यक्ति मदिरा के नशे में मदमस्त हो जाता है, उसी तरह कवि स्नेह सुरा का अर्थात प्रेम रूपी मदिरा का में मस्त रहता है। ठीक है, ठीक है बेटा, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको समझा दिए, तो मुझे लगता है ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आज आपका होमवर्क ये है बेटा, इस पूरे चैप्टर की जितनी भी मैंने आपको भावार्थ समझाया है, आपको भावार्थ, इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये सब आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। और किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।